Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 2 of our chapter D and F block elements. तो सबसे पहले सब लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी बाकी के चैप्टर्स की? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल. तो उसी के साथ ही आज हम थोड़ा और एनर्जी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर दैट इज द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है. बस जैसे जैसे मैम आपको जो जो चीज़ें सिखा रही हैं उनको सीखते चले जाइए. तो लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस करा है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. मैंने आपसे बोला था कि आपको इस चैप्टर को समझने से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट से और एफ ब्लॉक एलिमेंट से दोस्ती करनी पड़ेगी. उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, उनको जानना होगा. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करता है डी सब शेल के अंदर तो हम उसे डिफाइन करते हैं एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं. टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल 10 ग्रुप्स आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर. इनके लिए कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इनके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या क्या इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या वो इन बिटवीन द एक्सिस है, क्या वो ऑन द एक्सिस है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस होती है, किस में इन बिटवीन द एक्सिस होती है, एंड किसको हम डेफिनेट शेप बोलते हैं, किसको हम क्या बोलते हैं. ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट की क्लास में समझाई है. करेक्ट. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके अंदर अगर आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो मेरे पास 1 से 2 बच्चों का डाउट आया था कि मैम हमें ग्राउंड स्टेट का या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब नहीं पता है. तो वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ. बहुत बेसिक सी चीज़ है, आनी ही चाहिए, बट अगर नहीं आती है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है. वी आर हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार चीज जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट. और हम पढ़ने वाले हैं क्या? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ओहो, लेंथेनाइट तो नाम सुनते ही दिल में धक 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 होने लग जाती है. उसके बाद वी हैव टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये जो 2 टॉपिक्स आपके सामने सबसे पहले लिखे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनको मैंने जितना सरल समझा सकती थी उतना सरल आपके सामने समझाया है मैंने. तो बहुत अच्छे से लेक्चर को देखना है. ये चीज़ आज का लेक्चर आपको प्रिपेयर करने के लिए आगे के लेक्चर्स के लिए स्पेसिफिकली है. तो आज के लेक्चर से आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैं आज के लेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझाऊंगी जिनके रिजल्ट्स मैं आगे यूज़ करूंगी. तो बच्चे को पहले उस चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए. मैं रिजल्ट लिखकर सिर्फ बात को नहीं समझा सकती. तो आज के लेक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है बेटा. तो लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि मैम ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है ना. ग्राउंड स्टेट, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट? देखो बेटा, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए उसकी एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है. आपका ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बेटा आपके पास लिखी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंटल स्टेट, यानी कि जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसी के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दीजिए. जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी बेटा जिंक की. जिंक का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बेटा आपके पास कितना होता है? 30 होता है. तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन वी हैव 3d10 एंड देन वी हैव 4s2. ये है बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट कि आप जो इसका एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लीजिए. जो भी आती है
वो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैं आपसे बोलूं कि नहीं बेटा, मुझे तो तुम ग्राउंड स्टेट का नहीं लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम लिखो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है जिंक की, देखो बेटा अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस एलिमेंट की क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, वो चीज़ आगे आएगी। मैं आपको अभी खुद से बता रही हूँ कि जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है बेटा, वो होती है Zn+2। जिंक +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, तो हमें उसी के हिसाब से अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। अगर Zn+2 लिखा है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो। मैंने कल की क्लास में भी समझाया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो बेटा हमें वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखने वाला शेल होता है ना। यहाँ पर अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बेटा सबसे दूर आपका फोर्थ शेल है ना, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फोर्थ शेल में से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका जो फोर्थ शेल है वो न्यूक्लियस से सबसे कम अट्रैक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत आसान हो जाएगा। करेक्ट। तो बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखने वाले शेल से ही निकालना है, एंड देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऐसा कोई भी आपका जो है एलिमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे जिंक +2 एग्जिस्ट कर सकता है, कॉपर +1 एग्जिस्ट कर सकता है, कॉपर +2 एग्जिस्ट कर सकता है। तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, ग्राउंड स्टेट में क्या हो सकती है। इस चीज़ को हमने सीखा था जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट बेटा। चलो अब ये आपका डाउट था जो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। उसके बाद नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। अब क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने हैं जो कि फर्स्ट लेक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल आता है बेटा आपके पास, हाउ मेनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कितनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है ना। कौन कौन सी सीरीज होती है आपके पास, 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है, 6D सीरीज होती है। करेक्ट बेटा। मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिख भी देती हूँ, है ना। हमारे पास इस तरीके से हमारी सीरीज होती है बेटा। ये हमारे पास हमारी 3D सीरीज होती है, ये हमारे पास हमारी 4D सीरीज होती है, ये 5D सीरीज होती है, 6D सीरीज होती है ना। ये यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जाकर ख़त्म हो जाती है जिंक पे। करेक्ट। तो ये है बेटा आपकी 3D सीरीज, ये है बेटा आपकी 4D सीरीज, दिस इज 5D सीरीज एंड दिस इज बेटा 6D सीरीज। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है बेटा स्कैंडियम से, ये स्टार्ट होती है अट्रियम से, ये स्टार्ट होती है लेंथेनम से और ये स्टार्ट होती है एक्टिनियम से। ये तो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारे पास आ चुका है, ये सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए। एनर्जी के साथ क्लास में बैठना है, याद होना चाहिए ये सब कुछ। दोस्ती, डी ब्लॉक एलिमेंट से दोस्ती सबसे पहले। तो ये कहाँ पर एंड होता है तुम बताओ मुझे, जिंक पे। ये कहाँ पे एंड होता है, कैडमियम पे, मरकरी और फिर कौन सा, कॉपरनीशियम। नींद में भी याद होना चाहिए ये, नींद में उठा के पूछ लूं ना बेटा कि स्कैंडियम है तो अगला कौन सा है लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो जिंक आंसर नींद में याद करना है, बोल के वापस सो जाना है, लेकिन याद जरूर होना चाहिए। ठीक है बेटा। बीच में कुछ एलिमेंट्स आपके पास आते ही हैं, ग्रुप नंबर 3 से आप स्टार्ट होते हैं, ग्रुप नंबर 12 पे जाके आप एंड होते हैं। बीच के एलिमेंट्स आपको खुद को याद होने चाहिए, वो सब मैं नहीं लिख रही हूँ, हमें क्वेश्चन में बस इतनी चीज की जरूरत है। तो कितनी सीरीज हैं हमारे पास है, कंप्लीटली 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। यहाँ पर 3, 4, 5, 6 का क्या मतलब था वो भी मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुकी हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए, नोट्स में से आप उस चीज को देखेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब चलते हैं अगली चीज पर। Which of the following elements belong to first transition series of the periodic table? अब सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो आपकी बेटा, जो आपकी फर्स्ट
अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, बहुत से बच्चों का कंसर्न था कि मैम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, है ना बेटा। तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आपके पास होती है वो कौन सी होती है बेटा आपकी, वो होती है आपकी 3D सीरीज। वो कौन सी होती है बेटा आपकी, वो होती है 3D सीरीज। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसके अंदर, आपके पास आता है बेटा स्कैंडियम, है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये पूरी की पूरी जो कहानी है आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा 3D सीरीज के बारे में। तो भाई कौन सा एलिमेंट आपके पास आ रहा है आपकी 3D सीरीज में, वेनेडियम आ रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर सीरीज याद ही नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने 3D सीरीज की ट्रिक्स लिखी हैं कमेंट्स में, एंड आई रियली अप्रिशिएट, बहुत सारे बच्चों की ट्रिक आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको 3D सीरीज की ट्रिक नहीं पता है तो आप कमेंट सेशन में से देख सकते हैं, है ना। इससे हमारी एंगेजमेंट बनती है, द वे कि हम आपस में बात कर सकते हैं, है ना। चलो, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सभी के सभी आयंस है या एलिमेंट है या जो भी है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आता है बेटा आपके पास क्रोमियम। अब क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है आपके पास 24। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, बेटा 3p6, 3d5, 4s1। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम। अब आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है तो आपको हमेशा फॉलो करना होता है अपना ऑफ-बो प्रिंसिपल। बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी नहीं आती है, तो उसके लिए आपने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर ऑफ-बो प्रिंसिपल पढ़ा है, वो जो सांप वाला डायग्राम था, उसी से ही बेटा हम इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, है ना। 1s आएगा, 2s आएगा, 2p, ये सब। और मैं एक छोटा सा लेक्चर 15 से 20 मिनट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते कैसे हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है, वो मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। या फिर मैं किसी लेक्चर के साथ, जो नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा उसके स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एक 15 से 20 मिनट का लेक्चर बना के आपको दे दूंगी, तो वहाँ से आप अपना देख लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा कि आप उसी लेक्चर का वेट करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस को साथ साथ में करिए, जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं खुद से ट्राई करिए, बट स्टिल मैं आपको एक लेक्चर दे दूंगी 15 से 20 मिनट का, तो वो आप लेक्चर में काउंट नहीं करेंगे, वो 1.5 घंटे से ऊपर होगा फिर, है ना, क्योंकि हम अपने लेक्चर में कमी नहीं कर सकते। जितना हमें 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है उतना हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको ऐड ऑन दे दूंगी, तो आपका लेक्चर 1.5 घंटे से और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बट स्टिल खुद से भी करना है बेटा, ओके। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई क्रोमियम की। मैम को थोड़ी सी खांसी हो रही है, बट कोई बात नहीं। अब हमारे पास आता है बेटा क्रोमियम +3। तो इसका मतलब क्या है कि आप अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो, तो क्रोमियम +3, पीछे से निकालना शुरू करो इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3d कितना लिखूं, एक इलेक्ट्रॉन तो अपन ने निकाल लिया, किस में से, s में से। क्रोमियम में हमारा एक s में था, अब 2 कहाँ से निकलेंगे, हमारे 3d में से निकलेंगे, तो 3d5 हो गया, 3d4 निकल गया, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 3d3। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना तुम्हारे खून में होना चाहिए कि कैसे ये आया। सबसे पहली चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट हो ही नहीं सकता अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं सीरियसली लिया। और ये तुम्हें आता है, तुम बस डरते हो, तुमको लगता है कि तुम्हें आता नहीं है, तुम खुद ट्राई करोगे बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या होता है बेटा, कोबाल्ट +2। कोबाल्ट का, अगर सिर्फ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हम पूछें तो वो बेटा आपके पास होता है 27, है ना। तो उसके हिसाब से अब आपको कोबाल्ट +3 +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो क्या होगी बेटा, हम सबसे पहले यहाँ पे
हम सबसे पहले यहाँ पर कोबाल्ट के लिए लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? कोबाल्ट की। लेकिन वो आपसे कोबाल्ट +2 के लिए पूछ रहा है, तो आपको बेटा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d7 4s में से जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने भगा डाला, क्योंकि हमें कोबाल्ट +2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ बेटा मैंगनीज +2 पे। अब मैंगनीज को निकालने के लिए मैंगनीज का जो Z होता है बेटा वो होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? आपके पास मैंगनीज की है। इसी तरीके से आप मैंगनीज +2 भी निकाल सकते हैं। आपको बस 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। बस बेटा इतनी सी बात है जो कि कुछ है ही नहीं। अब पैलेडियम और पैलेडियम +2 आपको मैं लेक्चर नंबर 1 में करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। पैलेडियम वी हैव ऑलरेडी डन। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखी है। इस पेज पर मुझे किसी बच्चे से कोई डाउट नहीं चाहिए। रात भर बैठो, दिन में बैठो, जगो, जो करना है करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कॉपियाँ घिस डालो। काले पेज वाली कॉपी खरीदो, सस्ती थी 10-15 रुपए की आती है, खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कॉपियों को घिसो। मुझे इस क्लास के हर बच्चे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन चाहिए। मेरे कमेंट सेशन में हर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डन करने के बाद लिखेगा डन ईसी, डन ईसी। मुझे कमेंट सेशन में बस इतना ही चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। डन ईसी आपको लिखना है, ठीक है बेटा? ध्यान रहे इस बात का। ओके चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले तुमको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट की, बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है? हाँ भाई क्या होती है डेफिनेशन? मेरे को मत बताओ, तुमको पता होना चाहिए, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। यही तो याद करना है। और करना क्या है तुमको? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं करना। मैम जो चिल्लाएंगी ना, मैम जो पूछेंगी ना, बस उसको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि मैम तो चिल्लाएंगी ही उसी बात पे जो पूछा जाता है। जो नहीं पूछा जाता मैम उस पर क्यों चिल्लाएंगी? तो बस ध्यान रखो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन, जिसमें हमारे पास क्या हो, बार बार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल। अब उनको चाहिए इन ग्राउंड स्टेट। अब जब तुम बड़ा बड़ा लिखने को बोलो तो राइटिंग सुंदर नहीं आएगा, बस समझ में आ जाएगा क्या लिखा, राइटिंग सुंदर नहीं आएगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है ना। जब मैं छोटा लिखती हूँ तो मैं ज़्यादा सुंदर लिख पाती हूँ, जब बड़ा बड़ा लिखती हूँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लिख पाती। हाँ बट कोशिश करूँगी कि आपको जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल इन द ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ठीक है? तो अब आपको पता है कि आपका जो आंसर है वो है जिंक, क्योंकि मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ जिंक में नहीं होता है आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल। तो आंसर आपके पास कौन सा रहेगा? जिंक रहेगा, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की।
ये तो किसकी है, अब तुमको पता होना चाहिए। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मैम ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हैं और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगी जिंक +2 में, तो उसके अंदर भी आपके पास आर्गन 3d10 ही बचेगा, उसमें भी यही लोचा है, नहीं है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल, नहीं है, क्या नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल नहीं है, नो इनकम्प्लीट डी सब शेल, नो इनकम्प्लीट डी सब शेल। ये बात दिमाग में से किसी भी बच्चे के ना निकल जाए, नहीं निकलनी चाहिए दिमाग में से, ठीक है बेटा। अब मैं एक बात आपसे और करना चाहती हूँ बेटा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। बहुत से बच्चों के मैंने कमेंट देखे कि मैम थोड़ा सा बड़ा लिखो। देखो बेटा, टीचर हमेशा कोशिश करेगा बड़ा लिखने की, लेकिन स्टिल मैं आपको प्रेफर करूंगी कि बहुत से बच्चे, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि वो PW की ऐप से नोट्स को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर से ही खुद से लिख लिख के नोट्स बना रहे हैं। ऑब्वियसली आप ऐसा करिए, कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ में, लेकिन बेटा कभी कभी नेटवर्क नहीं अगर अच्छा है, किसी वेदर कंडीशन की वजह से या किसी भी नेचुरल चीज़ की वजह से, तो हो सकता है कि आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे, चाहे टीचर फिर कितना भी छोटा लिखे या कितना भी बड़ा लिखे, अगर नेटवर्क ही सही नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हर बच्चा इस बात का ध्यान रखेगा कि आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि आपको PW की जो ऐप है उसको बेटा क्या करना है, डाउनलोड करना है। उसको क्या करना है बेटा, आपको करना है डाउनलोड, और फिर उसके अंदर आप जाएंगे संकल्प बैच पे, बैचेस उसमें आएंगे, संकल्प 2023 के बैच में आप जाएंगे, उसके अंदर आपको एक चीज़ वो बोलेगा परचेज बैच, है ना, आपको क्या बोलेगा वो, परचेज बैच। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको आपका बैच मिल जाएगा, आपको बेटा आपका बैच मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी के सारी क्लासेस मिलेंगी, है ना, और ज़्यादा अच्छा आपका जो है वो आएंगे, पिक्सेल्स आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली दिखाई देगा। वहाँ पर बेटा बैच मिल जाएगा, आपको जो लेक्चर की वीडियो है, जो लेक्चर की वीडियो है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी, प्लस बेटा आप वहाँ से अपने जो नोट्स हैं उनको बेटा डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना, प्लस आपको DPP भी वहीं पे ही मिलेंगी। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चाहे कितना भी क्लियर दिखाई दे, आपको नोट्स हमेशा डाउनलोड करने हो, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि मैं होमवर्क क्वेश्चंस के सोल्यूशन रिटन फॉर्म में खुद से देती हूँ। ये देखो, आज की क्लास में भी मैंने होमवर्क क्वेश्चंस के जो सोल्यूशंस हैं वो तुम्हारे सामने मैं खुद से लिख के लाई हूँ। देखो, कल होमवर्क दिया था, ये सब तुम्हारे पास नोट्स के थ्रू पहुँचेगा, ये सब कुछ तुम्हारे पास बेटा नोट्स के थ्रू पहुँचेगा। तो तुम्हारे लिए नोट्स को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बेटा तुम्हारे लिए नोट्स को डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि नोट्स डाउनलोड करने के बाद ना बेटा आप टीचर की बात को ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद नोट्स को डाउनलोड करके नोट्स उसमें से आराम से लिखिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, कोई इरिटेशन नहीं होगी, बिकॉज दिस इज नेटवर्क, कभी आता है कभी नहीं आता और वो चीज़ किसी के भी हाथ में नहीं है। तो हमें इतना परेशान क्यों होना है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बैच अवेलेबल है, तो हम नोट्स के लिए इतना सफ़र क्यों करें। करेक्ट बेटा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको नोट्स को लेके कोई भी परेशानी होने वाली है। स्टिल कभी भी कोई परेशानी है आप लिखिए, मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी उस चीज़ को, ठीक है बेटा। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम है बेटा, शील्डिंग। बहुत बेटा प्यार से आराम से बैठ के लेक्चर को देखना है, इसकी एप्लीकेशंस आगे आने वाली चीज़ों में, जैसे कि मैं साइज समझाऊंगी, मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाऊंगी, तो वहाँ पर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा और बस इतना ही आपसे बोलूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, शील्डिंग इफेक्ट। यह है लिखित बातें जो कि आपको आपके नोट्स बनाने के लिए ऑब्वियसली चाहिए होती हैं, आपको चाहिए होंगी, है ना, लेकिन अब मैम तो आपको अपने तरीके से ही समझाएंगी, है ना।
और वही आपको सीखना है। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हो बेटा? आप बात कर रहे हो एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? अब देखिए, आपके पास बेटा एक न्यूक्लियस होता है और आपके पास होते हैं एटम के अंदर कुछ शेल्स। इस तरीके से हमारे पास शेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। मैं यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ बनाऊंगी। जितने इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में प्रेजेंट होते हैं उसी के हिसाब से ही हम बना रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन बेटा मैं बनाऊंगी यहाँ पर, जिसको मैं रेड कलर से इवन मार्क भी करूंगी। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट होते हैं। ये आपको सब दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको मैं बोलूंगी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। मैं इसको बोलूंगी बेटा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट है, चाहे ये है चाहे ये है, इन सभी को हम बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? इन सभी को हम बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, और इसको हम स्पेसिफिकली इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैंने सिर्फ नामकरण किया है। अब सिचुएशन क्या होती है आपके सामने? देखो, ये आपके पास क्या प्रेजेंट है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैं इसको भी थोड़ा अलग से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब होता क्या है बेटा, ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फील करता है ना। जो भी अट्रैक्शन फील करता है उसे हम एक नाम से जानते हैं। वो अट्रैक्शन का नाम होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं हर चीज़ को सबसे पहले लिखूंगी, ठीक है। जो भी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो भी आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से एक कलर से इवन मार्क भी कर देती हूँ। ये जो आपके सामने मैंने लाइन से बनाया है, इसे हम बोलेंगे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसको एक नाम से यहां पर जाना जाता है, दैट इज द Z अफेक्टिव, यानी कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जाता है बेटा इसे? इसे बोला जाता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z अफेक्टिव, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप एक चीज को बहुत ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर इस रिस्पेक्टिव प्रेजेंट केस में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शंस भी प्रेजेंट है। कैसे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ अंदर प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट हैं वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या फील कर रहे हैं? ये जो पिंक कलर से मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये सब क्या है? ये जो मैं आपके सामने पिंक कलर से शो कर रही हूँ, जो मैं आपके सामने पिंक कलर से शो कर रही हूँ, दैट इज FR, यानी कि बेटा इसे बोला जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है? जो प्रेजेंट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रेजेंट है बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में प्रेजेंट है बेटा? वो प्रेजेंट है आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बेटा। तो सबसे पहले बेटा ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मैम कहाँ कहाँ पे आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में बात कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे मैम आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर किसके बीच में बात करी जा रही है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है
उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम Fa के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ पर इस रेस्पेक्टिव केस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्जेंस भी प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? जो अंदर के प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ फील कर रहे हैं क्या? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है बेटा। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है बेटा Z अफेक्टिव। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बेटा Z अफेक्टिव। उसे बोला जाता है Z अफेक्टिव। मैं इसको थोड़ा कलर दूसरा दे देती हूँ। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप Z अफेक्टिव वर्ड के नाम से जानते हैं, और Z अफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा। और FR को आप बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले आप इतना लिख लो बेटा। अब देखो बेटा, हमारे पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के पास कुछ शेल्स प्रेजेंट हैं जिसमें अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है ना? लगना चाहिए, लगता है ना? अब जितना रिस्पेक्टिव इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इसका जितना अट्रैक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कितना मिल पाता है वो बात की बात है, बट क्यों नहीं मिल पाता ये आपको समझना है। ये जो बेटा अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको हर वक्त क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। हर वक्त बेटा वो इसको क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। अब रिपेल करने का मतलब क्या है? अगर मैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हूँ, आप न्यूक्लियस हैं, और हमारे बीच में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर प्रेजेंट है ना? आप अगर न्यूक्लियस हैं, मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हूँ, और हमारे बीच में अगर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है तो मेरा चार्ज आप पर बहुत अच्छे से नहीं लग पाएगा। यानी कि न्यूक्लियस अपनी जो है अट्रैक्शन, अपनी जो रेडिएशन है, अपनी जो वेव्स हैं वो बहुत अच्छे से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास नहीं भेज पाएगा। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन जो कि असल में इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्या रीज़न है? मिलना तो चाहिए था। रीज़न ये है बेटा कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो गए हैं, एक शील्ड बन के खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का कंप्लीट चार्ज नहीं मिल पा रहा। सबसे पहली चीज़, यहीं से शील्डिंग इफेक्ट की शुरुआत होती है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में हम बात करें कि न्यूक्लियस का पूरा चार्ज इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि बीच में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रेजेंट होने की वजह से इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को काफ़ी कम चार्ज मिलता है, काफ़ी कम अट्रैक्शन मिलती है न्यूक्लियस से। इसी फिनोमेना को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहा जाता है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। अब हम सबसे पहले लिखेंगे कुछ बातें कि बेटा शील्डिंग क्या होता है। सबसे पहले अब हम कुछ बातें लिखेंगे बेटा कि शील्डिंग क्या होता है। शील्डिंग का मतलब होता है बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is not able to get complete charge, is not able to get complete charge of nucleus due to the electrons present in
in between nucleus and outermost shell. क्या लिखा है मैम ने? outermost electron is not able to get complete charge of the nucleus due to the electrons present in between nucleus and the outermost shell. हम एक और बात यहाँ पर लिखेंगे, these inner electrons behave as a shield and outermost electron is not able to get complete charge of the nucleus. जो कंप्लीट चार्ज आउटरमोस्ट शेल को मिलना चाहिए था, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मिलना चाहिए था न्यूक्लियस से, वो नहीं मिल पाता. क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो एक शील्ड बन के खड़े हो गए हैं, एक दीवार बन के खड़े हो गए हैं. यानी कि सिचुएशन है कुछ इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये इस तरीके से इनर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए हैं, एक शील्ड बन के खड़े हो गए हैं, एक स्क्रीन बन के खड़े हो गए हैं. इस पूरे के पूरे फिनोमिना को ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं. बेटा क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं इसी पूरे फिनोमिना को कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का कंप्लीट चार्ज नहीं मिल पा रहा. अब मैं हट गई हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं. अब होता क्या है ना बेटा, अब होता क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट is explained by, शील्डिंग इफेक्ट को समझाने के लिए हमारे पास बेटा एक इक्वेशन भी होती है. वो इक्वेशन जो आपके पास होती है दैट इज Z effective is equal to Z minus sigma. ये आपके पास एक इक्वेशन होती है. अब इसमें से हर एक चीज का आपको मतलब समझाया जाएगा. Now what do you understand by this word Z effective? Z effective शब्द का यहाँ पर क्या मतलब होता है? Z effective का मतलब होता है बेटा actual charge experienced by outermost electron when inner electrons are present. या फिर आप लिख सकते हैं force of attraction between nucleus and outermost shell electron. अब Z effective शब्द का सबसे पहले मतलब समझिए. इसका मतलब होता है बेटा कि हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन प्रेजेंट है. वो उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ प्रेजेंट है. ये जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जितना भी अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पे लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जेड अफेक्टिव. दैट इज कॉल्ड एज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये सारे बीच में आके खड़े हो गए हैं, दीवार बन के खड़े हो गए हैं, रायता फैला रहे हैं, बहुत सारा न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं जाने दे रहे हैं. तो जितना भी बचा कुचा चार्ज या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस से, जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस से,
दैट इज कॉल्ड एज जेड अफेक्टिव। बचा कुचा जो भी चार्ज मिल रहा है, जेड अफेक्टिव। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास आता है एक वर्ड, व्हाट इज जेड। जेड का मतलब होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज experienced by outermost electron if we do not consider shielding। अब देखो बेटा, Z जो आपके पास ये वर्ड होता है ना, उसका एक्चुअल मतलब होता है एटॉमिक नंबर, है ना, यानी कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, यानी कि कितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, एक सिचुएशन इमेजिन करो, मैं बीच के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक बार के लिए हटा दूं, सबको एक बार के लिए हटा दूं, ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करो। तो जितना आपका न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा पाएगा, वही आपका एक्चुअल अट्रैक्शन होना चाहिए। जितना भी आपके इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जितने भी प्रोटॉन्स हैं, वो इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लगा सकते हैं, दैट इज योर जेड, है ना। मैक्सिमम कब लगेगी? जब हम एक बार इन बीच के इलेक्ट्रॉन्स को इमेजिन करते हैं कि ये अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो जितना टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है न्यूक्लियस की वजह से, या लगना चाहिए न्यूक्लियस की वजह से, दैट इज योर जेड। अब मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करो कि इस रिस्पेक्टिव ये जो एलिमेंट है, मान लो कि ये सोडियम है, मान लो कि ये लिथियम है, बेरिलियम है, कुछ भी है। तो मान लो बेटा कि ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो अब इसमें से 11 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही आपके पास प्रोटॉन होते हैं। तो 11 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट है ना। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि आप एक न्यूट्रल एटम लेते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बात समझ में आती है? तो ये 11 मुल्कों की फोर्स, ये 11 प्रोटॉन मिलके इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, वो होता है जेड, वो होता है असल जेड। पर इन 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रॉपर उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, तो जितना भी बचा कुचा मिलता है दैट इज जेड अफेक्टिव। मेरी बातें, मेरे शब्द बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में जाने चाहिए, है ना बेटा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में मैम की बातें जानी चाहिए, कोई भी डाउट मुझे किसी भी तरीके का नहीं चाहिए। तो ये है बेटा आपके पास मतलब किस चीज़ का? जेड का। तो टोटल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस इफ वी डू नॉट कंसिडर शील्डिंग। एक्चुअल उसको कितना चार्ज मिलना चाहिए, दैट इज योर एक्चुअली द जेड। ओके। उसके बाद आपके पास एक वर्ड आता है बेटा सिग्मा, जिसे हम बोलते हैं बेटा शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो आपको अच्छा लगे शब्द वो आप रख लीजिए, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब सिग्मा का क्या मतलब है, इसे सीखिए। अब देखो बेटा, आपको ये बात पता है कि इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कुछ अट्रैक्शन लग रहा है ना। जितना भी लग रहा है उसको आप जेड अफेक्टिव बोलते हैं। तो लगना तो जेड चाहिए था, लग रहा है जेड अफेक्टिव। तो ये चेंज किसकी वजह से आया? ये अट्रैक्शन में कमी किसकी वजह से आई? ये अट्रैक्शन में जो कमी आती है वो अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है ना। ये सभी के सभी अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रिस्पेक्टिव इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अपनी फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहे हैं। ये जो दीवार बन के खड़े हो गए हैं, है ना, ये जो दीवार बन के खड़े हो गए हैं, जो शील्ड कर रहे हैं, जो स्क्रीन कर रहे हैं, है ना, इनकी वजह से हमें टोटल चार्ज एक्सपीरियंस होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये जितने भी बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट कर रहे हैं, जो भी शील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं,
उसको हम इस कांस्टेंट के अंदर डाल देते हैं। सारी की सारी वो जो रिपल्जन की वैल्यू उसे हम निकालते भी हैं विद द हेल्प ऑफ द स्लैटर्स रूल। तो जितनी भी आपकी रिपल्जन की एक वैल्यू होती है, शील्डिंग की एक वैल्यू होती है, निकल के आती है वो कि भाई कितना स्क्रीन कर रहे हैं, कितना शील्ड कर रहे हैं, उसको हम इस रिस्पेक्टिव सिग्मा कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। उसके अंदर हम उस चीज़ को रखते हैं। ठीक है बेटा, तो किसी भी बच्चे को ना तो z में कोई डाउट होना चाहिए, ना सिग्मा में कोई डाउट होना चाहिए, ना ही z अफेक्टिव शब्द में कोई डाउट होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, अब मैं हट गई हूँ, आप लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, जो आपका शील्डिंग अफेक्ट होता है ना, जो आपका शील्डिंग होता है, शील्डिंग डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्बिटल। शील्डिंग जो होती है बेटा वो टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है? जो आपके पास शील्डिंग होती है बेटा, जो आपके पास शील्डिंग होती है उसका एक ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा शील्डिंग होती है S के लिए, फिर P के लिए, फिर D के लिए, फिर F के लिए। ये क्या होता है मैम? इसका क्या मतलब है कि शील्डिंग की भी पावर है ना, फोर्स ऑफ रिपल्जन की भी एक पावर है ना। अब इसे सीखो क्या मतलब होता है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ ना, अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि शील्डिंग का ऑर्डर ये है, तो इस बात का मतलब क्या है? सबसे पहले एक तरीके से समझाऊंगी। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस बात का मतलब है बेटा कि सबसे बड़ी दीवार S की होगी, उससे छोटी P की होगी, उससे छोटी D की और उससे छोटी F की। S P D F। हम कहते हैं कि शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा S की है, फिर P की है, फिर D की है और फिर F की है। इस बात का मतलब है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में इतनी बड़ी दीवार बन के जो खड़े हो गए हैं वो है S ऑर्बिटल। तो आपसे पूछा जाता है सबसे कम शील्डिंग कौन करता है? F करता है। सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन करता है? S करता है। और ये आपके पास ऑर्डर है दीवार का। सबसे पहले आपको जैसे मैं अपने दिमाग में बिठाने के लिए कह रही हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही बिठाएंगे। मैंने बोला है दीवार के कॉन्सेप्ट से बिठाना है, तो दीवार के कॉन्सेप्ट से ही दिमाग में बिठाइए कि अगर मैं बोल रही हूँ कि शील्डिंग बहुत ज़्यादा है तो वो किस ऑर्बिटल की होगी? तो आप बोलोगे मैम S की सबसे ज़्यादा शील्डिंग है। S अगर बीच में प्रेजेंट है तो सबसे कम चार्ज मिलेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का, क्योंकि दीवार ही इतनी बड़ी है कि बेचारा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पे कुछ खास चार्ज लगा ही नहीं पाएगा। और मैं बोलूँ बेटा F की बात कर, तो F की बात का मतलब है कि दीवार बहुत छोटी है, न्यूक्लियस का अच्छा खासा चार्ज आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग सकता है। इस बात का ये मतलब है। सबसे पहले तो आपने इस कंसेप्ट से पूछा। देखो बेटा, आपसे ना ये सब कोई नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता है। अब आपको इसका मतलब कैसे अपने दिमाग में रखना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। इवन एक और तरीका होता है जिससे कि आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं या कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। क्या मतलब है बेटा? देखो, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इस तरीके से बात चलेगी। मैं इस तरीके से आपके सामने 4 स्ट्रिप्स बना रही हूँ। अगर वो आपसे ये बोलता है ना बेटा कि S के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो छलनी होती है ना बेटा, छलनी जिसे अपन चाय छानते हैं वो ऐसी होती है। छलनी जो होती है बेटा वो ऐसी होती है ना। इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि नहीं ऐसा, तुम मुझे इस डायग्राम को खुद देख के बताओ कि अगर मुझे चाय छाननी है तो सबसे अच्छी चाय किससे छनेगी? नंबर फर्स्ट से छनेगी बेटा, है ना। सबसे अच्छे तरीके से जो चाय छन के आएगी वो फर्स्ट से आएगी, क्योंकि फर्स्ट वाली जो छलनी है बेटा उसके छेद बहुत छोटे हैं, है ना। अब मैं तुमसे बोलूं कि बेटा मुझे इन सब में से चार्ज को पास करना है,
तो मुझे बताओ सबसे अच्छे से चार्ज किससे पास होगा? तो आप बोलोगे मैम F से चार्ज सबसे अच्छे से पास होगा, सबसे मुश्किल से जो चार्ज पास होगा वो S से होगा। यही चीज़ शील्डिंग से रिलेट कर लो। शील्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग S के लिए होती है, शील्डिंग सबसे ज़्यादा वीक F के लिए होती है। यानी कि अगर आपके पास S है तो चार्ज अच्छे से नहीं जा पाएगा। आप F के रिस्पेक्ट में बात करें तो चार्ज काफ़ी अच्छे से पहुंच सकता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे। ये तो बेटा है अंडरस्टैंडिंग वाली बात कि किस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है, बट इसका रीज़न भी होता है। इसका रीज़न छुपा होता है इनकी शेप्स के अंदर। S ऑर्बिटल की जो शेप होती है और जो F ऑर्बिटल की शेप होती है, उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें लिखवाऊंगी नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए। F ऑर्बिटल्स जो होते हैं बेटा, उनका साइज बड़ा होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज्ड होती है, फैली हुई होती है। तो एक रिस्पेक्टिव पॉइंट पे अगर हम बात करें तो उस रिस्पेक्टिव पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपका जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बहुत ही इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंच पाता है ना। क्या मतलब है इस बात का? देखो, एक शेप मैं बनाती हूँ ये और एक शेप मैं बनाती हूँ ये। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है। अब जाहिर सी बात है इसका साइज़ बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिफ्यूज्ड होगी, ज़्यादा फैली हुई होगी। अब हम एक पॉइंट पे अब हम किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, है ना। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, साइन स्क्वायर की बात करते हैं। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर तो टिकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर 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 कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो मैं तुमसे बोलूँ बेटा इस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है और इस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे क्या है, तो तुम बोलोगे मैम इसका साइज छोटा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पाए जाने की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसका साइज बहुत बड़ा है तो उसके एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस में भाग दौड़ पाएंगे। ऐसे समझ लो कि भाई अब छत है, एक छोटी छत है एक बड़ी छत है ना, और दो बच्चे हैं और मम्मी उनको पकड़ रही है। तो अब छोटी छत पे तो मम्मी आसानी से पकड़ लेगी, बड़ी छत पे मम्मी पकड़ ही नहीं पाएगी, इतनी बड़ी छत है, वो भागे जा रहे हैं जहाँ तक भाग सकते हैं भाग रहे हैं, है ना। तो एक पॉइंट पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस रिस्पेक्टिव केस में इलेक्ट्रॉन्स की कम है, इसमें ज़्यादा है। तो जब हम बोलेंगे कि यहाँ से अपनी रेस पास कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर रही है, यहाँ से न्यूक्लियस का चार्ज जो है पास कर रहा है, इसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जाके लगने वाला है, तो यहाँ पर से अच्छे से पास कर पाएगा, यहाँ पर अच्छे से पास नहीं कर पाएगा। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शील्ड करेगी ज़्यादा, यहाँ पर शील्ड करेगी कम। तो ये होता है बेटा इसके साइज के कंपैरिजन से रीज़न। बट ये सब चीज़ आपसे कोई पूछता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अब आपने सबसे पहले शील्डिंग का मतलब समझ लिया, आपने उसकी डेफिनेशन लिख ली, आपको जेड इफेक्टिव का मतलब पता है, आपको जेड का मतलब पता है, आपको सिग्मा का मतलब पता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या होता है बेटा, जब हम शील्डिंग की बात करते हैं, जब हम बेटा शील्डिंग की बात करते हैं, तो हमारी जो शील्डिंग होती है, हमारी बेटा जो शील्डिंग होती है वो पुअर भी हो सकती है, और बेटा हमारी जो शील्डिंग है वो अफेक्टिव भी हो सकती है। शील्डिंग बेटा पुअर भी हो सकती है, शील्डिंग बेटा अफेक्टिव भी हो सकती है। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है? अब देखो, अगर शील्डिंग पुअर होगी तो इसका क्या मतलब है? अब अगर आपके पास न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर शील्डिंग पुअर है ना बेटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दीवार होगी वो छोटी होगी। और अगर शील्डिंग बहुत अफेक्टिव है तो इस बात का मतलब है कि ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। और अगर शील्डिंग बहुत अफेक्टिव है तो ऐसा समझ लो कि दीवार बहुत ज़्यादा लंबी होगी, उस केस में दीवार बहुत छोटी होगी। पुअर और जो अफेक्टिव है, केसेस को अपने दिमाग में ऐसे बिठाना है। अब अगला पॉइंट, इसका मतलब ये है बेटा कि आपके पास जो सिग्मा होता है, जो आपका शील्डिंग कांस्टेंट होगा, जो बेटा शील्डिंग कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, है ना। शील्डिंग कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स ऑफ रिपल्जन कम लगा रहे हैं।
कहने का मतलब क्या है, वो बीच में शील्डिंग कम कर रहे हैं, उनकी दीवार छोटी है। शील्डिंग इफेक्ट यानी कि शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है। बिल्कुल जैसे कह रही हूँ वैसे अपने दिमाग में बिठाना है। और इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो सिग्मा है ना, जो आपके पास शील्डिंग कांस्टेंट होगा, जो आपके पास बेटा शील्डिंग कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये सारे अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, शील्डिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, दीवार बहुत लंबी बना लेंगे कि बेचारा न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल पे बहुत अच्छी अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, है ना। अफेक्टिव शील्डिंग, पुअर शील्डिंग। तो इससे क्या मतलब होता है बेटा, अगर हम अपनी इक्वेशन लिखें Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ये बेटा जो आपका Z होता है वो एक्चुअल आपकी जो भी अट्रैक्शन मिलनी चाहिए न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल को, है ना, जो भी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल को मिलनी चाहिए, बीच के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो भाई, जितना तुम्हारा हक है, जितना तुम्हें मिलना चाहिए, दैट इज Z, है ना। अब सिग्मा की वैल्यू बेटा अगर बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि बीच के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम शील्डिंग करते हैं, बहुत ही कम स्क्रीनिंग करते हैं, बहुत ही कम फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि Z काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इस बात का मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केस में जो Z अफेक्टिव होगी उसकी वैल्यू जो है बेटा बढ़ जाएगी। और Z अफेक्टिव की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, Z अफेक्टिव की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, Z अफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है बेटा कि आपका न्यूक्लियस जितना भी चार्ज बचा कुचा जो भी आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा पा रहा है, दैट इज Z अफेक्टिव। जो भी बचा कुचा बेचारा चार्ज दे रहा है आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, दैट इज Z अफेक्टिव। तो अगर Z अफेक्टिव बहुत ज़्यादा है ना, शील्डिंग बहुत कम है, Z अफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस का बहुत अच्छा चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, न्यूक्लियस का बहुत सारा चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वो खींच पाएगा अपनी तरफ, अट्रैक्शन होने से अपनी तरफ खींचेगा। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, नीचे दीवार छोटी है, अच्छा खासा चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है, तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस बात का मतलब है बेटा कि आपका जो साइज है बेटा वो हो जाएगा छोटा, क्योंकि जितना ज़्यादा Z अफेक्टिव होता है उतना ही साइज छोटा होता चला जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर आउटरमोस्ट शेल के बीच में काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इसी का ऑपोजिट देखते हैं, है ना। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं बेटा। अब आपको पता है बेटा कि Z अफेक्टिव जो होता है वो Z माइनस सिग्मा होता है। अब कह रहे हैं कि सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा शील्डिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग कर रही है, दीवार बहुत लंबी हो गई है, तो न्यूक्लियस का अच्छा खासा चार्ज आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाएगा। इस बात का मतलब क्या है बेटा, इस बात का मतलब है कि Z अफेक्टिव की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। न्यूक्लियस कुछ खास चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा ही नहीं पाएगा, कोई अट्रैक्शन दोनों के बीच में हो ही नहीं पाएगी। तो उस केस में क्या होता है बेटा, आपका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर आपका Z अफेक्टिव कम हो रहा है तो इस रिलेशन के हिसाब से आपका जो साइज है वो बढ़ जाता है, आपका जो साइज है बेटा वो बढ़ जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने रेड कलर के बॉक्स में लिखे हैं ये आपके दिमाग में से बेटा बिल्कुल भी नहीं निकलने चाहिए बिल्कुल भी नहीं। अब इसी चीज़ को हम शाहरुख खान के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, SRK के कॉन्सेप्ट से। अब देखो, मान लो बेटा कि तुम्हारा कॉलेज है, उसमें एक फंक्शन चल रहा है जहाँ पर SRK आ रहे हैं, हंसराज कॉलेज है जहाँ से वो पास आउट है ना। अब हंसराज कॉलेज में वो आने वाले हैं, अपनी मूवी पठान मूवी का में भी प्रमोशन करने आने वाले हैं, है ना। तो उसको आना था 4 बजे, अब तुम्हारी क्लास थी, है ना, तुम किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, है ना। यहाँ पे SRK आ रहा था, अब है ना, तुम किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, ये खड़ा है SRK, अब तुम किसी वजह से नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ, कुछ लंबे लंबे लड़के आके ऐसे खड़े हो गए, है ना। ये ऐसे कमरा है, यहाँ ऐसे लंबे लंबे लड़के आके खड़े हो गए, है ना। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, लंबे लड़के आके
खड़े हो गए, तो क्या होगा? क्या तुम्हें एसआर के दिखाई देगा? क्या तुम उसे अच्छे से देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, है ना? फिर तुम क्या करोगे? तुम थोड़ा ऐसे ऐसे करोगे, फिर ऐसे से तो तुम थोड़ा पीछे जाओगे, है ना? अगर लेट्स सपोज करो तुम यहाँ खड़े हो, तुम इसे देखने के लिए थोड़ा सा पीछे जाओगे, ऐसे ऐसे करके तुम थोड़ा पीछे जाओगे, फिर जाके तुम्हें थोड़ा एसआर के दिखाई देगा, है ना? अब इस चीज को केमिस्ट्री से रिलेट करो। ये खड़े हो तुम, ये तुम्हारे सामने खड़ा है एकदम लंबा लड़का, तो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है ना एसआर के? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एसआर के को देखने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तुम अब यहाँ जाके खड़े हो गए, तो तुम्हें ऐसे करके अब एसआर के दिखने लग गया। कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब है कहने का मेरा? कि पहले तुम्हारा एसआर के से डिस्टेंस ये था अब तुम उसको देखने के लिए दूर जा रहे हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस एसआर के से बढ़ गया, है ना? अब इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो कि ये जो एसआर के है ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, और ये जो तुम खड़े हो ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन सा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है? तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है एसआर के खड़ा था एसआर के खड़ा था, बीच में लंबे लड़के आके खड़े हो गए, और तुम जहां पर थे तुम्हें अपनी जगह से हटके दूर जाना पड़ रहा है। तुम दूर जा रहे हो, तो ऐसा मान लो कि पहले एटम की बाउंड्री ये थी, तो अब एटम की बाउंड्री ये हो गई है। तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा ऐसी सिचुएशन में जो साइज है वो बढ़ रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैम। तो अगर बीच में लंबे लड़के आके खड़े हो जाते हैं, बीच में लंबे लड़के आके खड़े हो जाते हैं, बीच में शील्डिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो हमें दूर जाना पड़ता है एसआरके को देखने के लिए, याद रखने के लिए दूर जाना पड़ता है एसआरके को देखने के लिए। अब दूर जाओगे तो जाहिर सी बात है कि साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसकी कॉन्ट्रारी सिचुएशन लेते हैं। अब एसआरके जी आए हैं, है ना? लेकिन अब तुम्हारी किस्मत थोड़ी अलग टाइप की है ना? क्या किस्मत है तुम्हारी? कि अब इस कमरे के अंदर तुम्हारे आगे जो लोग खड़े हैं उनकी हाइट बहुत छोटी है। जो लोग खड़े हैं उनकी हाइट जो है वो कम है, और ये खड़े तुम, है ना? या तुम खड़े हो। अगर हाइट छोटी होगी तुम्हारे सामने खड़े हुए इंसान की, तो तुम क्या करोगे? एक तो तुम आराम से एसआरके को देख पाओगे, और तुम उनको हटा के साइड में आराम से आगे चल के भी देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। लंबे इंसान को हटाना मुश्किल होता है, लंबा इंसान ताकतवर होता है ना? पर अगर हमारे सामने छोटा इंसान खड़ा है ना, तो हम उनको आराम से हटा के आगे जा सकते हैं। जा सकते हैं बेटा, है ना? तो अगर आपके सामने कोई छोटा इंसान खड़ा है तो आप थोड़ा सा खिसक के आगे चले जाओगे, थोड़ा सा खिसक के आगे चले जाओगे, तो आपका पहले साइज ये था बेटा, अब आपका जो साइज है वो ये हो जाएगा। यानी कि पहले साइज अगर ये था तो अब ये साइज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज विल बी डिक्रीज्ड। साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि आपके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में शील्डिंग काफ़ी कम है, तो आप अच्छे से उस एसआरके को देख पाओगे, आगे जाके भी देख पाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में अगर दीवार छोटी है तो आप अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट अच्छे से कर पाओगे, ज़्यादा कर पाओगे। एज अ रिजल्ट जो साइज़ है वो बेटा छोटा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो आपका साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो इससे आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि अगर मैम आपके सामने ये चीज़ लिख रही हैं कि बेटा Z अफेक्टिव अगर आपके पास ज़्यादा है तो साइज़ छोटा है, उसी वक्त दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर मैम आपके सामने लिख रही हैं कि Z अफेक्टिव कम है तो साइज़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो साइज़ बेटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लिखो इतना सबसे पहले।
ठीक है बेटा। अब अगली चीज, ये तो था बेटा आपका शील्डिंग इफेक्ट। अब हम देखते हैं अगली चीज। अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने आता है दैट इज योर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये भी आपको सीखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या नाम है बेटा टॉपिक का? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम एक बात मैम की बहुत ध्यान से सुनोगे। कल मैंने तुम्हारे सामने ये पीरियोडिक टेबल रखी थी बेटा तुम्हारे सामने ये पीरियोडिक टेबल, और मैंने तुम्हें उसके अंदर एक चीज समझाई थी। क्या समझाई थी बेटा? एक चीज समझाई थी मैंने आपको कल कि ये जो आपके पास होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप नंबर 3 होता है ना। और इसके बाद आते हैं आपके पास कुछ 14 एलिमेंट्स जो कि आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर आपके पास आते हैं कुछ 14 एलिमेंट्स जिनको आप क्या बोलते हो? एक्टिनॉइड्स, और ऊपर वालों को आप क्या बोलते हो? लेंथेनॉइड्स बोलते हो। ये चीज़ मैंने आपको कल की क्लास में समझाई है कि कहाँ पर प्रेजेंट है लेंथेनॉइड्स और कहाँ पर प्रेजेंट है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को मुझे उठाना है इन द टॉपिक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो बेटा, हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है स्कैंडियम, पहले समझाऊंगी उसके बाद लिखवाऊंगी, पहले सुनना है। स्कैंडियम, अट्रियम, लेंथेनम, एक्टीनियम, ये एलिमेंट्स लिखे आपने, है ना बेटा? ये आपने एलिमेंट्स लिखे। उसके बाद अगला जो ग्रुप आता है आपके पास वो है बेटा हॉफनियम का, और इस तरीके से आपके पास आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना। इस तरीके से बेटा आपके पास आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यहां आता है बेटा टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 57, है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, इसका होता है 39 और इसका होता है 89, है ना। यहाँ होता है आपके पास 40, ये होता है आपके पास 72। तो बीच में यहाँ पे कुछ 14 एलिमेंट्स आपके पास आते हैं, है ना। उन एलिमेंट्स को बेटा आप एक नाम से जानते हो, आप कहते हो उनको लेंथेनाइड्स। क्या कहते हो बेटा आप उन एलिमेंट्स को? लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स आप उन एलिमेंट्स को कहते हो, है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? आप चलते हो इस तरीके से, सीरियम से ल्यूटेटियम, सीरियम से बेटा ल्यूटेटियम तक, जहां पर आपको दिखाई देते हैं आपके 14 एलिमेंट्स, सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ। तो आपको क्या दिखाई देता है एग्जैक्टली? ये 14 एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 में, जो यहाँ पर बेटा ग्रुप नंबर 3 में आपके पास ये जो 14 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जाते हैं, आपको दिखाई देता है बेटा कि इसमें होता है डिक्रीज इन साइज।
क्या होता है बेटा, डिक्रीज इन साइज। और इसी चीज को बोला जाता है, और इसी चीज को बोला जाता है बेटा, इसी चीज को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आप सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जाते हो आपको साइज में डिक्रीज दिखाई देता है, और इसे फिनोमेना को कहा जाता है सबसे पहले लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। नाम बहुत ज़्यादा ऐसे खतरनाक सा मिसाइल सा साउंड करता है, बट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, डिक्रीज इन द साइज। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, आप चाहे इन एलिमेंट्स को लिखते हो नीचे, आप चाहे बेटा इन एलिमेंट्स को लिखते हो, जगह इनकी यहीं पे है, भले ही आप इनको लिखते नीचे हो, बट आप मूव तो लेफ़्ट टू राइट ही कर रहे हो ना। आप सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जब जाते हैं तो आप मूव तो लेफ़्ट टू राइट ही कर रहे हो, और लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हो तो आपका साइज़ क्या है, डिक्रीज़ होता चला जाता है। और इसी फिनोमिना को इन्होंने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है बेटा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखूंगी, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की। अब आप ध्यान से सुनेंगे। डेफिनेशन होती है बेटा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की, जो डेफिनेशन होती है दैट इज, ऐसा ही आपको लिखना है, when we move from cerium to lutetium with every f electron added, there is increase in effective nuclear charge, This is due to poor shielding effect. This is due to poor shielding effect of F electrons. This is due to the poor shielding effect of the F electrons. With increase in effective nuclear charge, that is Z effective, size decreases. Moving from सीरियम टू ल्यूटेटियम। अब सबसे पहले बेटा मैंने आपको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से जुड़े हुए सभी के सभी पॉइंट्स लिखवाए हैं, है ना। अब मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है बेटा। अब देखो बेटा, आप जैसे जैसे मूव करते हो लेंथेनॉइड्स की तरफ, है ना, तो यहाँ पर आपके पास F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, F2 है, F3 है, ऐसे चलते चलते बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुँचते हैं F14 पे। तो ये आपसे कह रहे हैं बेटा जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो आपका कह रहे हैं कि साइज डिक्रीज होता है। अब साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, मान लो ये सीरियम की बाउंड्री है ना, तो ये आपकी प्रोमीथियम की होगी, है ना, ये नियोडाइमियम की होगी। ऐसे करते करते आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए आपकी बाउंड्री न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो रही है। यही आपका मतलब है साइज छोटा होने का। अब जाहिर सी बात है बेटा, आपको पता है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो आपके f ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, है ना। F1, F2, F3 ऐसे करते करते आप f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, और f ऑर्बिटल्स की दीवार तो बहुत छोटी होती है, यानी कि न्यूक्लियस का अच्छा खासा चार्ज
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जाता होगा, है ना। अब मान लो कि तुम सीरियम पे थे, अब तुम गए प्रोटैक्टियम पे, उसके बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा। अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो एफ ऑर्बिटल में भर रहा है, और एफ ऑर्बिटल की दीवार तो वैसे ही छोटी होती है, वो कुछ बीच में शील्डिंग तो कर नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारा एक प्रोटॉन बढ़ने की वजह से वो अच्छा खासा चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन पे लगा पा रहा है, उसको खींच पा रहा है। फिर एक और आगे गए, किस पे गए, नियोडाइमियम पे गए, है ना। इलेक्ट्रॉन तो एफ में बढ़ा, लेकिन वो कोई शील्डिंग तो कर नहीं पा रहा, लेकिन न्यूक्लियस में एक और प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूक्लियस और पावरफुल हो गया, वो और इसको अपनी तरफ खींचेगा। लो भाई, उसके बाद किस पे गए तुम, प्रोमीथियम पे गए, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, एक और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एफ में, वो तुम्हारा कोई शील्डिंग तो कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर से तुम्हारे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, वो और पावरफुल हो जाएगा, न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचेगा। तो बेटा जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, आप सीरियम से जब मूव करते हो अपने ल्यूटेटियम की तरफ, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहे हैं वो कुछ खास शील्डिंग करते नहीं हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो एफ ऑर्बिटल में बढ़ रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है, यानी कि उनकी दीवार बहुत ही छोटी होती है, तो अच्छा खासा चार्ज न्यूक्लियस पे जा पाता है। जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा, जेड अफेक्टिव बढ़ेगा, है ना, खींचेगा वो अपना न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को, ये है आपके पास न्यूक्लियस, वो खींचेगा आउटर मोस्ट शेल के, एक प्रोटॉन बढ़ा, दूसरा बढ़ा, तीसरा बढ़ा, चौथा बढ़ा, साइज छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो कुछ शील्डिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एफ ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। तो ये चीज़ है बेटा समझने वाली, दैट इज़ योर lengthenite contraction। अब फिर से सुन लो, when we move from cerium to lutetium, with every f electron added there is increase in effective nuclear charge, there is increase in the effective nuclear charge, that is the Z effective. This is due to the poor shielding effect ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट एफ का पुअर है, इसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में एफ ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट होता ही पुअर है, उनकी दीवार होती ही छोटी है, तो अच्छा खासा न्यूक्लियस अट्रैक्शन कर सकेगा आउटर मोस्ट शेल से। विद इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीजेज मूविंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम। ये होता है बेटा आपका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ये होता है बेटा आपका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। अब मैंने यहाँ पर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको रीडिंग फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। कहता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज अ स्टीडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आयंस एंड एटम्स ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनको हम लेंथेनाइट्स भी कहते हैं, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम। For every consecutive atom, the nuclear charge increases by a single unit accompanied by the corresponding increase in the electron count present in the 4f orbital surrounding the nucleus। ये कह रहा है कि भाई ये जो तुम्हारे पास तुम्हारा ये जो f ऑर्बिटल है ये आपका 4f ऑर्बिटल में इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है, वो ये कह रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद the 4f electrons imperfectly shield each other from the increased positive charge of the nucleus, resulting in a steady rise in the effective nuclear charge, attracting every electron as the lenthenite elements progress, resulting in successive decrease in the ionic and atomic radii। ये सिर्फ समझने के लिए था, अगर तुमको लिखित में चाहिए तो सारी चीज़ें जो भी तुम्हें इन पॉइंट्स में चाहिए वो मैं लिख चुकी हूँ। एक बात का और ध्यान रखना बेटा, decrease in the size is very small। इस बात का मतलब क्या है बेटा, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारे सामने इनके डिक्रीज इन साइज के लिए एक लाइन बनाऊं तो वो ऐसे बनेगी बेटा, ये डिक्रीज इन साइज इस तरीके से होगा, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ में ऐसे डिक्रीज आपको दिखाई देगा, डिक्रीज आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये डिक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज सही है। यानी कि जब आप साइज़ में डिक्रीज देखते हो, जब आप सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जाते हो आप साइज़ में डिक्रीज देते हो तो वो बहुत छोटा छोटा डिक्रीज होता है, बहुत कम
वैल्यूज़ में आपको डिक्रीज इन साइज दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपका साइज एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो इस बात का भी बेटा आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो बेटा आई होप सभी को शील्डिंग इफेक्ट एंड लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। शील्डिंग इफेक्ट एक फिनोमेना था जिसमें हम एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ये जानते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कहाँ कहाँ पे हमारे पास फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, उन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की वजह से हमें किन किन कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ता है। Then we have discussed a very important topic जिसका नाम है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो होता है सिंपल लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट्स के साइज में डिक्रीज होना। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बेटा। तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ को लिखा है, एक नोट्स में आपको एक पेज मिलेगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसको बस अभी आप सिर्फ लिख के रखेंगे, इसका यूज चैप्टर में आगे जाके आएगा, बट ये यहीं पर ही होना चाहिए, है ना। आपको यूज इसका आगे जाके मिलेगा, तो आपको ये सिर्फ लिख के रख लेना है। जब इसको समझाने का टाइम आएगा मैं आपको अपने आप समझा दूंगी, बस आप इसे लिख के रख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान रहे ये चीज़। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको कराना चाहती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, हम आज ही स्टार्ट कर दे रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन ये सब जो भी प्रॉपर्टीज आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखी है ये आपको ऑलरेडी पता है। जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगी, जैसे साइज, आयनाइजेशन, एंथैल्पी एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज आपके आगे आने वाली हैं वो इतनी ट्विस्टिंग है, इतनी सारी उनमें चीज़ें हैं कि you'll get to know a very different form or the very different corner of the chemistry, inorganic chemistry, ठीक है। अब देखो बेटा, अगली चीज़ जो आपको बहुत छोटी सी है, बस छोटी सी चीज़ इसको सुन लेना, है ना। उसके बाद आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, वैसे तो हम स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इस वक्त कर रहे हैं, बट ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड है। ये जो है मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि दे आर कंसिडर्ड एज मेटल। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, they have a very high tensile strength, if you'll force them to break they'll not easily break, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, उनकी वायर्स बनाओ, उनकी शीट्स बनाओ, जो अच्छा लगे वो करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं। उसके बाद बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। यू नो कि मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो एटम्स हैं स्पेस बहुत कम होता है। दे हैव वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए बहुत हीट देनी पड़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मेटालिक लस्टर, कि वो शाइन करते हैं, एक अजीब सी शाइन होती है हमारे मेटल्स में, वो आप जानते हैं। आप कॉपर की कोई चीज़, कॉपर की बॉटल अगर आप उससे पानी पीते हैं, है ना, तो आपको पता है कि अगर आप उसे अच्छे से नींबू से रगड़ दें तो वो शाइन करने लग जाता है। अगर नया लेके आते हैं तो बहुत अच्छा शाइन करता है वो। तो ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, कोई आपसे इनके रीज़न नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, और यहाँ से सवाल आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल ही होते हैं, बट स्टिल ऐसा है, आपको बस पता होना चाहिए। तो ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटालिक नेचर से जुड़ी हुई हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। ये चीज़ बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहे, ठीक है। अब मैं साइड में हट गई हूँ, आप पॉज करके इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो अब आपके सामने जो है होमवर्क क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको नोट्स में होमवर्क के क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, तो नोट्स को डाउनलोड करना बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे आधी अधूरी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपना आज का लेक्चर। दोनों लेक्चर्स को, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को बहुत अच्छे से देख के रखना है। मैंने इन दोनों लेक्चर्स में आपको वेल प्रिपेयर किया है कि आप आगे की चीज़ों के लिए मेरे साथ बिल्कुल साथ साथ में चल के चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे
शील्डिंग इफेक्ट और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन 2 वर्ड्स की आगे जरूरत पड़ेगी, तो बस इसे जितना मैंने बताया उसे बस करके रख लेना, नोट्स बना के रख लेना. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जैसे साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक पॉइंट्स, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट्स, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वो ना जाने क्या क्या. तो हमेशा से एक चीज बोली है, डेली का काम डेली करना है, बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होगा. जो कराया है करो, खत्म करो, रिवीजन करो. बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही मंत्र है कि जो चीज कराई है उसको उसी दिन रिवाइज करे बिगर. अगर सो गए तो तुम्हें पाप लगेगा. देख लेना बेटा, अगर रिवाइज किए बिगर सो तो तुम्हें पाप लगेगा. ठीक है, तो इसी के साथ ही खत्म करते हैं हम आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर.